दोस्तों 1 तारीख का न्यूज़पेपर हम अपलोड नहीं कर पाए थे, तो वो वाला न्यूज़पेपर हम आज अपलोड कर रहे हैं। तो 1 फरवरी 2024 का न्यूज़पेपर एनालिसिस हम करेंगे। सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ में चलें तो पहला एडिटोरियल हम भारत और फ्रांस के स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के ऊपर लिखा गया आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। मतलब भारत फ्रांस संबंध की यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। पूरा यहाँ पर हिस्ट्री उठाया जाता है कि शुरू से भारत के फ्रांस के साथ रिलेशनशिप कैसी रही है, दुनिया के साथ में कैसी हमारी रिलेशनशिप रही थी। अभी हाल फिलहाल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हमारे देश आए थे 26 जनवरी को। तो उस टाइम में हमारे देश के साथ में कौन कौन सी डील हुई है, इसके बारे में भी इस आर्टिकल में फोकस किया जाता है। The partnership, which is now moving from government domain to commercial and civil spaces, reflect maturity and resilience. अभी दोनों देशों के बीच में जो पार्टनरशिप है पहले गवर्नमेंट डोमेन में ही हुआ करती थी, आज के समय में आगे बढ़कर के ये किधर हो गई है, ट्रेड, सिविल स्पेस। कुल मिलाकर के दोनों देशों के जो संबंध हैं उसमें मेच्योरिटी आई है एंड रेजिलेंस रिलेशनशिप हमको देखने को मिले हैं। अभी हाल फिलहाल में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने विज़िट किया था इंडिया की रिपब्लिक डे में। कुल मिलाकर के ये उनकी थर्ड विज़िट है इंडिया में 2018 में, आफ्टर हिज 2018 स्टेट विजिट एंड लास्ट ईयर ऑफ G20 समिट होस्टेड बाय इंडिया। एक बार 2018 में आए, फिर G20 के समिट में आए और ये 26 जनवरी के टाइम में आए। मतलब कुल मिलाकर के 3 बार अभी तक वो आ चुके हैं। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था, मतलब 14 जुलाई 2023 को चीफ गेस्ट ऑफ फ्रांस बेस्टेली परेड के तौर पर। कुल मिलाकर के ये चीज़ क्लियर हो गया है कि दोनों कंट्री शेयर करते हैं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को, जो कि अपने आप में स्पेशल है। पुराना इतिहास यहाँ पर बताया जाता है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जैकिस चिराक हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे 1998 में पहली बार। उस समय इंडिया ने एस्टेब्लिश करा था अपनी पहली स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फ्रांस के साथ में। फिर यहाँ पर बताया जाता है कि इंडिया का जो एक्सक्लूज़न हुआ है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर से, ये एबनॉर्मल है और इसको रेक्टिफाइड करने की ज़रूरत है, मतलब इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। आगे फिर हम देखते हैं कि जब भारत ने न्यूक्लियर पावर का परीक्षण किया था तो उस समय में हमारे और फ्रांस के जो रिलेशनशिप हैं उनका टेस्टिंग हुआ। उस समय हम चेक किए कि वास्तव में हमारा दोस्त है कि नहीं फ्रांस। कुल मिलाकर के देखा जाए ना, कुल मिलाकर के देखा जाए इट वाज द फर्स्ट P5 कंट्री टू सपोर्ट इंडियाज क्लेम फॉर ए परमानेंट सीट इन एन एक्सपांडेड एंड रिफॉर्म्ड UN सिक्योरिटी काउंसिल। भारत ने कहा था कि हमको परमानेंट मेंबर बना दो, उस समय में भी फ्रांस ने इंडिया का सपोर्ट किया था। कुल मिलाकर के इंडिया और फ्रांस दोनों ही स्ट्रेटजिक एटोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब जब जो सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हुआ था तो उसके बाद अमेरिका और रसिया दो ही महाशक्ति के रूप में उभरी थी। उस टाइम में कुछ कंट्री जा रहा है अमेरिका की तरफ, कुछ जा रहा है रसिया की तरफ, लेकिन भारत दोनों की तरफ नहीं गया, बोला कि हम दोनों के साथ में दोस्ती रखेंगे। अब फ्रांस जो है अमेरिका के करीबी हो गया, तो वो ये सोच रहा था कि इंडिया भी जाना चाहिए, हमारे तरफ पक्ष में आना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात यहाँ पर निकल कर के सामने नहीं आई थी। इंडिया ने अडॉप्ट किया था नॉन अलाइनमेंट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में। इसके बाद जो फ्रांस जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर रहा था 1949 में। इसके अलावा फ्रांस ने होस्ट किया है नाटो हेडक्वार्टर, फ्रांस क्या काम किया कि अपना जो हेडक्वार्टर, ये इसका जो नाटो का हेडक्वार्टर है इसको हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रांस ने होस्ट किया था नाटो के हेडक्वार्टर के तौर पर, बाद में अपने आप को इससे पीछा कर लिया फ्रॉम इट्स इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड इन 1966 ड्यू टू रिजर्वेशन ओवर US। मतलब
मैं अपना ऑफिस खोल मैं हम यदि यहाँ पर ऑफिस खोल लेंगे तो हमें इसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हम किसी के अधीन होकर के काम नहीं करना। एक काम करो, आप अपना ऑफिस जो है कहीं और खोल दो। इसके बाद आगे बताया जाता है कि कोल्ड वार जब ख़त्म हुआ ना, उस समय में रसिया और अमेरिका के बीच में जो कंपटीशन चलता था वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म होने के बाद, जब वो एंड हुआ तो उस समय में मल्टीपोलारिटी के ऊपर भारत भी फोकस किया, फ्रांस भी फोकस किया। ऐसा नहीं कि एक ही देश का राज चले, अमेरिका अपना राज चलाए पूरी दुनिया में, रसिया अपना राज चलाए पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर देश की बात सुनी जानी चाहिए, हर देश अपने आप को ऊपर उठा सके, मतलब इसी को हम बोलते हैं मल्टीपोलारिटी। इसके बाद साझेदारी की हम निर्माण की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी। न्यूक्लियर डायलॉग की बात करें, इनको हमने इस्टेब्लिश करे थे 1998 में। बाद में ये चल कर के ब्रॉडर स्ट्रेटजिक डायलॉग में कन्वर्ट हुए एंड आगे चल कर के ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लेवल तक इसमें बातचीत हुई थी। 3 ओरिजिनल पिलर हैं, न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस। तो जो एजेंडा है धीरे धीरे कर कर के आगे बढ़ते गया। दोनों देश काउंटर टेररिज्म के ऊपर फोकस किए, इंटेलिजेंस शेयरिंग में काम किए, साइबर सिक्योरिटी इशू के ऊपर काम किए थे। अब कुछ कुछ ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें सुधार करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना है, यूक्रेन एंड गाजा जो युद्ध चल रहा है इसके ऊपर काम करना है। तो ये कुछ चैलेंज हैं, इनसे निपटने की ज़रूरी है। भारत फ्रांस डिफेंस टाइज की यदि हम बात करें तो 6 स्कॉर्पियन सबमरीन बिल्ड की जा चुकी हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया गया है नेवल ग्रुप के द्वारा। टेक्नोलॉजी शेयरिंग मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्विजिशन ऑफ शॉर्ट रेंज मिसाइल एंड रडार इक्विपमेंट वर कंक्लूडेड। इसके अलावा शॉर्ट रेंज मिसाइल है, रडार इक्विपमेंट है, इसके लिए भी टेक्नोलॉजी शेयरिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन हो चुके हैं। जॉइंट एक्सरसाइज कराई जाती है नेवीज़ के बीच में, एयरफोर्स के बीच में, आर्मीज़ के बीच में 2001-4-2011 से। इसके अलावा 36 राफेल जेट खरीदने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था। 3 और भी स्कॉर्पियन, और इसमें कुछ इन्हेंस फीचर रहने वाले जैसे कि एयर इंडिपेंडेंट propulsion एंड 36 राफेल एम एयरक्राफ्ट अब इंडिया के नए एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल होने वाले हैं। इसमें नेगोशिएशन चल रहा है। मैक्रोन की विज़िट की यदि हम बात करें कि यदि मैक्रोन हमारे देश आए थे तो इससे हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर के भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है, इसके लिए फ्रांस हमारी काफ़ी कुछ मदद कर सकता है। जैसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस ने H125 नागरिक हेलीकॉप्टर के लिए 2026 तक अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एंड बोला जा रहा है कि जो फाइनल असेंबली लाइन है C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए ऑलरेडी सॉर्टअप किया जा चुका है वडोदरा में, दोनों पार्टनर के बीच में। डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग एक एन एयरक्राफ्ट इंजन। एयरक्राफ्ट का इंजन भी अब भारत में बनने वाला है, तो इसके लिए कोलैबोरेशन होने वाला है सैफ्रन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टीमेट के एस्टेब्लिशमेंट के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ है। इसके अंतर्गत हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने वाले 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इसमें होने वाला है। ये एक मेजर स्टेप माना जा रहा है फ्रॉम द एग्रीमेंट कंक्लूडेड विथ US टू परमिट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टू HAL। अमेरिका के साथ में भी हम इस प्रकार के समझौते ऑलरेडी से कर चुके हैं। ठीक है। अगला जो सेक्टर, हालांकि जो GE इंजन है बताया जा रहा है ये 1990s का डिज़ाइन है, जबकि जो सैफ्रॉन प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत डिफाइनिंग पैरामीटर्स हमको देखने को मिलेंगे, को डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन इन एडिशन टू प्रोडक्शन के साथ साथ में भी कुछ कुछ चीज़ें होने वाली। आकाश एयर की यदि हम बात करें तो ये साइन किया गया था $5 बिलियन का एग्रीमेंट है,
over 300 LEAP 1B engine to power its fleet acquisition of 170 बोइंग मैक्स एयरक्राफ्ट। स्पेस सेक्टर में भी दोनों देश अब क्या है कुछ मिलकर के काम करने वाले हैं। ये काम चालू हुआ था 1960 के दशक में। फ्रांस ने हमें सहायता किया था जिसके माध्यम से इंडियन लॉन्च फैसिलिटी स्थापित हुई थी श्रीहरिकोटा में। बाद में धीरे धीरे देखा जाए ये जो सेक्टर है ना उतना ज़्यादा पीछे नहीं हो पाया एक्सपोर्ट कंट्रोल के चलते चलते। स्ट्रेटजिक डायलॉग हो रहे हैं ताकि रीस्टार्ट किया जा सके इस कॉपरेशन को। एंड द स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी दोनों जॉइंट मिशन में काम करेंगे। इसके बाद कुछ चिंताएं भी हैं, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको अभी एड्रेस करने की ज़रूरत है। उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। 10 साल पहले ये 3000 से भी कम था, आज के टाइम में ये 10,000 से ऊपर हो गया है। टारगेट, अब यदि हम बात करें टारगेट इज़ नाउ 30,000 बाय 2030। अब हम सोचे हैं कि कम से भी कम 30,000 बच्चे जाएं पढ़ाई करने के लिए 2030 तक। तो जो वीज़ा मुद्दा है, तो जो वीज़ा इशू है इज़ बीइंग एड्रेस विथ ए 5 year सीजन वीज़ा फॉर इंडियंस हु परस्यू ए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन फ्रांस। तो यदि हमें वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही है तो शेंगेन वीज़ा के माध्यम से 5 साल के लिए हम इसको वीज़ा दे सकते हैं। बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है उससे हम निपट सकते हैं। यंग प्रोफेशनल स्कीम को ऑर्गेनाइजेशन करना है। ये माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसमें काफ़ी मदद कर सकता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी ने बोला है कि अब विदेशी कंपनियां, विदेश से भी कोई कंपनी हमारे देश में यूनिवर्सिटी स्थापित कर सकती है। इसका मतलब ये है मेरे को पढ़ाई करने के लिए फ्रांस जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रांस की कंपनी खुद यहाँ पर आएगी, यूनिवर्सिटी यहाँ आएगी और अपना कैंपस खोल सकती है। अब यहाँ पर बोला जाता है फ्रांस भारत में उनकी कितनी कंपनी है, तो लगभग 1000 फ्रेंच कंपनीज हैं इंडिया में। इसमें इंक्लूडिंग है 39 ऑफ द CAC ऑफ 40। लगभग 150 इंडियन बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं आज के समय में फ्रांस में। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये पाकिस्तान में जो राजनीतिक हलचल अभी हो रही है वो इससे रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान खान को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे। इमरान की गिरफ्तारी क्यों हुई है और इससे क्या क्या असर पड़ सकता है इसके ऊपर हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान मीडिया के हिसाब से देखा जाए तो इमरान खान को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इस्लामाबाद के बाहर गिरफ्तार किया है। अल कादिर ट्रस्ट के बारे में हम एक बार और चर्चा किए थे, अभी देख लेते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला है। इमरान खान, उनकी पत्नी बुसरा बीबी और उनके करीबी सहयोगी जुल्फ़िकार बुखारी और बाबर अवान तो कथित रूप से अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट में ये लोग शामिल हैं। दस्तावेज़ों से पता चला है कि इमरान खान, बुसरा बीबी, जुल्फ़िकार बुखारी और अवान ने झेलम की सोहावा तहसील में क्वालिटी एजुकेशन के लिए अल कादिर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए इस ट्रस्ट का गठन किया था। इमरान पर गैरकानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की ज़मीन देने का आरोप लगाया जाता है। रिपोर्ट में बोला गया है कि इमरान खान के ऊपर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए इस यूनिवर्सिटी को अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की ज़मीन दे दी। पाकिस्तान की सबसे अमीर शख्सियत में से एक मलिक रियाज ने मामले का खुलासा करते हुए आरोप लगाया था कि इमरान और उनकी पत्नी ने उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखा करके अरबों रुपए की ज़मीन अपने नाम करा ली।
ठीक है। तो अल कादिर यूनिवर्सिटी में इमरान और उनकी पत्नी बुसरा ही ट्रस्टी हैं। तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये इनकी खुद की यूनिवर्सिटी है तो ज़मीन इन्हें फ्री में दे दी है। साथ ही साथ 190 मिलियन पाउंड की हेरा फेरी का आरोप लगाया जाता है। तो इमरान के ऊपर बहुत सारे केस दर्ज किए गए हैं। इमरान खान, उनकी पत्नी बुसरा बीबी और अन्य पीटीआई नेता, पीटीआई सरकार और एक प्रॉपर्टी टाइकून के बीच एक समझौते से संबंधित एनबी जांच भी एन ये लोग जांच का सामना कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि इन्होंने राष्ट्रीय खजाने से 190 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम पर ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी द्वारा सरकार को भेजे गए 50 बिलियन रुपए, मतलब 190 मिलियन पाउंड की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है। तो 8 फरवरी को संसदीय चुनाव होने वाले हैं और इनसे ठीक पहले प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। इसके लिए 2 अलग अलग मामले इनके ऊपर आए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल की सज़ा सुनाया जाना ये बताता है कि कैसे सत्ता के परोक्ष दबदबे वाले पाकिस्तान में राजनीतिक परिदृश्य कैसे जटिल होते जा रहा है। 2018 में ये चुनाव जीते थे इमरान खान। पीटीआई सत्ता में आई थी तो विपक्षी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सेना पर जनरलों की पहली पसंद माने जाने वाले इस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी के पक्ष में चुनावी धांधली करने का आरोप लगाया था। मतलब जब ये 2018 में जीते थे ना, तो इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये धांधली करके जीते हैं। इसके एक साल पहले पीएमएल एन के नेता नवाज शरीफ को पनामा पेपर के आरोपों पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दोषी पाए गए, अयोग्य ठहराए गए और निर्वासन में इनको जाना पड़ा। इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और वो लंबी सज़ा काट रहे हैं। वहीं शरीफ वापस आ गए हैं और पीएमएलएन की अगुवाई कर रहे हैं। जिस तरह से सेना और अन्य राजकीय संस्थाएं इमरान खान और उनकी पार्टी के पीछे पड़ी हैं, तो ये कोई हैरान वाली बात नहीं कि कोई अदालती कार्रवाई से उनको गुजरना ना पड़े। तो मंगलवार के दिन खान को एक विशेष अदालत ने, जहां राज्य के रहस्यों को लीक करने के आरोप में, जिसे आमतौर पर सिफर केस कहा जाता है, 10 साल की इनको सज़ा सुना दी। वहीं बुधवार को एक अन्य अदालत ने सत्ता में रहने के दौरान इन्होंने कुछ उपहार पाया, अपने पास रख लिया और इसके जुर्म में इनको और इनकी पत्नी को तोशखाना मामले में 14 साल की जेल की सज़ा सुना दी है। 2022 में आप देखते हैं सेना के साथ में मतभेद हुआ। इसके बाद खान को 2022 से सत्ता से बाहर होना पड़ा। अब उन्होंने आरोप लगाया कि ये काम सेना ने किया, अमेरिका ने उन्हें आपदस्थ करने की साजिश रची थी, ऐसा आरोप लगाया जाता है। एक रैली में सबूत के तौर पर एक कागज़ लहराया था जो कथित तौर पर 2022 में अमेरिका में तत्कालीन पाकिस्तानी राजदूत द्वारा भेजा गया एक राजनयिक संदेश था।